जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। दोस्तों, जैसा कि पता है आपको, हम लोग जो प्रीवियस ईयर बायोलॉजी के क्वेश्चन है उनको कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये उसका 10वां पार्ट है। इससे पहले 9 पार्ट और आ चुके हैं। आई होप आपने वो 9 के 9 पार्ट देखे होंगे और आपको पसंद भी आए होंगे। तो शुरू करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है। मतलब जो अंडा भी देता है और जिसकी स्तन ग्रंथियां भी होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी जो कंटीला चींटीखोर होता है, जो कि इंडिया में तो पाया नहीं जाता। तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कंटीला चींटीखोर, तो आपको मिल जाएगा। और आपको जैसा पता है कि हर क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम से रिलेटिव है, यानी किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। तो आपके लिए इसलिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट है। आप नीचे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है। तो जो ब्लू व्हेल होती है दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी जानवर है। और आप ये बोलेंगे कि ब्लू व्हेल जो होती है वो हवा में सांस लेती है, पर पानी में क्यों रहती है, आपके मन में क्वेश्चन आता होगा। तो दोस्तों, ये ब्लू व्हेल जो है वो हवा में तो सांस लेती है परंतु पानी में इसलिए रहती है क्योंकि इसका जो वजन है वो इतना ज़्यादा होता है कि अगर वो धरती पे रहेगी तो उसके वजन के कारण उसके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हो जाते हैं, हार्ट हो जाता है, फेफड़े, लंग्स हो जाते हैं, जो भी हो जाते हैं, वो सारे के सारे दब जाएंगे और जिसके कारण उसकी दम घुटने के कारण मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ये पानी में लेते हैं। और आपने देखा होगा पानी में जो भी जानवर या कुछ भी हम लोग चीज़ ले जाते हैं उसका वेट सडनली कम हो जाता है। तो याद रखना, ब्लू व्हेल दुनिया में या फिर पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे विशालतम स्तनधारी है। और सबसे बड़ा जो बच्चा होता है वो भी ब्लू व्हेल का होता है। तो वो देख सकते हैं एसएससी 2011 और 2016 में आया है और इससे पता चलता है क्वेश्चन रिपीट होते हैं। निम्न में से कौन से नियत तापी प्राणी है। नियत तापी यानी जो अपने टेम्परेचर को स्थिर रखते हैं। तो ब्लू व्हेल जो है वो नियत तापी है। जितने भी मेम्बर्स होते हैं वो सारे के सारे नियत तापी होते हैं, यानी उनका जो खून होता है वो एक समान रहता है। और मानव भी एक नियत तापी में आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सबसे बड़ा बच्चे को जन्म देता है। जैसे मैंने बताया ब्लू व्हेल, पता चल गया होगा, एनडीए 2013 में पूछा गया था। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो चीता होता है वो हो जाएगा। तो याद रखना आपको, एनटीपीसी 2016 में आया था दोस्तों। निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है। तो नियत तापी जितने भी मैंने बताया जो मैम्बल्स होते हैं वो नियत तापी में आते हैं। तो जो चमगादड़ है वो भी मैम्बल है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो जो दोस्तों जो डॉल्फिन होते हैं वो भी स्तनी यानी जो मैमल्स होते हैं उसमें आते हैं, याद रखना है। और दुनिया के सबसे समझदार अगर प्राणी कहा जाए या जानवर कहा जाए तो डॉल्फिन का नाम आता है उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो पता होगा आपको, जो गंगा डॉल्फिन है वो है। और काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जैसे कि यूपीएससी यानी जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है इंडिया का, उसमें 2015 में, बीएसएससी 2016 और एनटीपीसी 2017 में। पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी। तो जो पृथ्वी पे सबसे बुद्धिमान स्तनधारी वो डॉल्फिन, जैसा कि आपको मैंने बताया। अगले क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं निम्न में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु है। तो दुनिया में जो सबसे पहला क्लोन बनाया गया था वो भेड़ का बनाया गया था, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, साइबेरिया आइबेक्स क्या है। तो दोस्तों जो साइबेरिया आइबेक्स है ये बकरी की एक प्रजाति है जो कि काफ़ी बड़ी और भारी होती है, तो याद रखना है। दोस्तों यहाँ पे कथन दिया गया है, नीचे उसका कारण दिया गया है। आपको बता रहे हैं जो कथन है क्या उससे कारण मैच होता है। जैसे कि यहाँ पे जो अभी कथन दिया गया है, चमगादड़ एक स्तनपायी है, उसका कारण दिया गया है कि चमगादड़ क्यों स्तनपायी है, चमगादड़ उड़ नहीं सकता। तो आपको बताना है कि कथन क्या कारण से मैच हो रहा है या फिर कारण जो है वो कथन के अनुरूप है। तो ऑप्शन दिया गया है कि ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरे में बोला गया कि आर और ए दोनों सत्य हैं परंतु जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरे में बोला गया है कि ए सच है लेकिन आर गलत। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा, चमगादड़ एक स्तनपायी है, ये सत्य है परंतु वो उड़ सकता है, तो यहाँ पे लिखा है उड़ नहीं सकता, इसलिए जो ए सही है लेकिन आर गलत है। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल एनटीपीसी में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, देख सकते हैं एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो गोरिल्ला होता है, सबसे बड़ा कपी माना जाता है इस पृथ्वी पर, तो याद रखना गोरिल्ला। मानव सादृश्य लघुत्तम कपी। कपी मतलब बंदर टाइप के प्राणी या फिर बंदर टाइप के जंतु। तो जो गिब्बन होता है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे छोटा कपी माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्क्सपियल्स का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए यानी कंगारू। दोस्तों आपको ये जो
पीएल्स नहीं समझ में आ रहा हो तो इसका मतलब होता है जरायूज। जरायूज मतलब अपने बच्चों को अपने किसी थैली या पॉकेट नुमा जगह पे रखना। तो कंगारू में आपने देखा होगा, एक कंगारू में एक थैली होती है इस टाइप की, उसके पेट में थैली होती है जिसमें बच्चा अंदर चले जाता है। तो आंसर हो जाएगा कंगारू। मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे आपको होमो सेपियंस का जो है मतलब बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी वाइज होमिनिड। तो याद रखना है, वाइज होमिनिड सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर जो है वो एसएससी में पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाला प्रारंभिक होमोनिड्स या फिर होमोनाइट्स कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी क्रो मैग्नन। तो याद रखना है, क्रो मैग्नन को किया गया था। देख सकते हैं एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। दोस्तों यहाँ पे आपको जो है सही जोड़ी मिलानी है कि कौन सा आंसर कौन सा है। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा कॉमन सेंस बेस भी बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे जो फर्स्ट, मेरे को तो लगभग सारे ऑप्शन पता है बट आपको नहीं पता होंगे। तो यहाँ पे लिखा है पर रहित कीड़ा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखिए, आपको नहीं समझ में आ रहा। पर उड़न रहित पक्षी, तो इसका आप जरूर लगा सकते हैं। जो उड़ता नहीं है वो पक्षी है कीवी, जो कि न्यूजीलैंड में पाया जाता है। या फिर अंग रहित रेंगने वाला जानवर, तो आपको पता है जो सांप होता है वो रेंगता है। यहाँ पे आपको जो चार ऑप्शन है उसमें सिर्फ सांप एक ऐसा जंतु दिख रहा होगा जो रेंगता है। तो इस प्रकार से आप कुछ अपने भी कॉमन सेंस बेस पे आंसर लगा सकते हैं। तो अगला, तो दोस्तों यहाँ पे रखा है अंग रहित पशु। तो जो मछली है वो अंग रहित पशु में आ जाती है। और यहाँ पे अब लास्ट ऑप्शन बचा है दोस्तों पर रहित कीड़ा, तो जो सिल्वर फिश पर रहित कीड़ा। तो इस बेस पे आप कॉमन सेंस बेस पे भी जो आंसर है वो लगा सकते हैं। तो अपना कॉमन सेंस हमेशा यूज करिएगा। देख सकते हैं बीएसएससी 2016 में पूछा गया था, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे भारी हिस्सा है? तो दोस्तों जो मानव त्वचा का सबसे भारी हिस्सा होता है वो होता है एपिडर्मस। तो ये आपको कुछ चीज़ें बॉडी के नेचुरल पता होना चाहिए, पूछ लिया जाता है। जैसे कि ये रेलवे में पूछा गया था। और देख सकते हैं आप, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम से रिलेटिव है। मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को क्या कहा जाता है? तो जो सबसे ऊपरी की जो परत होती है, जो कि खुली परत होती है, उसको हम लोग दोस्तों कहते हैं बाह्य त्वचा। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा होगा, बाह्य त्वचा। देख सकते हैं एनटीपीसी 2017 में पूछा गया था, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? तो इसका नाम है टेंडन। तो आपको याद रखना, जो टेंडन होता है वो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। और वहीं पे हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने की बात की जाए तो जो लिगामेंट होता है वो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। रक्त होता है, तो दोस्तों जो ब्लड होता है वो एक संयोजी ऊतक होता है, यानी ब्लड में कई प्रकार के अन्य ऊतक भी पाए जाते हैं। क्योंकि आपको पता है जो ब्लड होता है इसमें रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, प्लाज्मा पाए जाते हैं। इसलिए जो रक्त होता है वो संयोजी ऊतक माना जाता है। मानव में कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए, अस्थि, उपास्थि, रक्त या कंकाल पेशी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कंकाल पेशी। जो अस्थि होती है वो भी एक संयोजी ऊतक है, उपास्थि भी संयोजी ऊतक, और रक्त तो जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया, लसिका इसमें उपस्थित होती है। तो आपको बताना है लसिका इनमें से किस में उपस्थित होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों संवहन ऊतक में होता है। आपको पता है लसिका लिक्विड टाइप का होता है और संवहन ऊतक में पाया जाता है। रक्त उत्पत्ति कहाँ होती है? तो दोस्तों जो रक्त की उत्पत्ति होती है वो अस्थि मज्जा, यानी जिसे हम लोग इंग्लिश में बोन मेरो कहते हैं, वहाँ से होती है। वाइट एंड जो रेड ब्लड सेल्स दोनों की उत्पत्ति जो होती है वो बोन मेरो से होती है। और जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो ये बॉडी के कुछ अन्य पार्ट, यानी जो मादा होती है उसके कुछ अन्य पार्ट से भी जो ब्लड सेल्स है उसकी उत्पत्ति होती है। बस आपको नॉर्मली जानना है, या फिर नॉर्मली आपको एग्जाम में पूछा जाएगा उत्पत्ति कहाँ से होती है रक्त की, तो आपको बताना है जो अस्थि मज्जा है वहाँ से होती है। सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? जो सामान्य वयस्क व्यक्ति होगा उसमें 5 से लेकर 6 लीटर होगा। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मैंने जो मिसलेनियस क्वेश्चन है उसमें कवर करवाए हैं। ये लगभग आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जो हमने अभी तक किए हैं तो उसमें हम लोगों ने कवर किए, क्योंकि आपको पता है मिसलेनियस क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो देख सकते हैं राजस्थान पुलिस में भी पूछा गया था, और जो पीएससी होता है बिहार उसमें भी पूछा गया था। मानव रक्त का पीएच अनुमानित मान क्या है? तो ये हो जाएगा 7.4। जो हमारा ब्लड होता है वो बेसिक नेचर का होता है, यानी क्षार नेचर का होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और अगर कभी आपसे इसकी वैल्यू पूछ ली जाए तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा 7.22 से लेकर 7.44। तो आपको ये दोनों वैल्यू याद रखनी है। यहाँ से इतना होता है, बट जो एग्जैक्ट माना जाता है अगर आपको सिंगल नंबर दिया जाए तो 7.4। और देख सकते हैं लगभग
सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी में पूछा जा चुका है, पीएससी में पूछा जा चुका है, बिहार एसएससी में पूछा जा चुका है और रेलवे एनटीपीसी 2017 में पूछा गया था। एक वयस्क पुरुष में समान हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml क्या होती है? तो दोस्तों जो होती है एक वयस्क पुरुष में पूछी गई है, आपको ये भी याद रखना है कि पुरुष में पूछी गई है कि महिला में पूछी गई है। दोस्तों यहाँ पे पुरुषों की बात हो रही है, तो पुरुषों में ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वो होता है 14.5। मेनली नॉर्मली अगर आप कभी पैथोलॉजी लैब में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 14 दिखाई देगा और जो मादा में होता है वो 12.5 होता है। बट अगर आप कभी पैथोलॉजी लैब में जाएंगे और रिपोर्ट देखेंगे तो वहाँ पे आपको 12 दिखाएगा, 12 to 16 और पुरुष में 14 to 18। तो ये कुछ पैरामीटर आपको याद रखना चाहिए, ये भी मैंने मिसलेनियस में कवर करवाए हैं। प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है, एक है, तो आपको पता है जो प्लाज्मा होता है दोस्तों वो द्रव होता है और कभी चोट लग जाती है तो उसमें भी जो हमारे प्लाज्मा होता है वो भी बाहर आ जाता है, वाइट वाइट आपने लिक्विड देखा होगा। जब खून का थक्का जम जाता है, आपने देखा होगा कि जब स्टार्टिंग होती है खून के थक्के की जमनी, तो वहाँ पे एक लिक्विड मिलता है, वो प्लाज्मा ही होता है और प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, ये भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वही क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया, प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है, तो आंख बंद करके लगा दीजिए 90%। वह आयन जो कि रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ना है, नहीं होता, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या जो कॉपर है। तो दोस्तों जो कॉपर है वो प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता, बाकी सोडियम होता है क्योंकि पता है आपको सॉल्ट होता है वो हमारे जो प्लाज्मा होता है उसमें प्रेजेंट होता है। कैल्शियम जब ब्लड का थक्का जमता है उसमें इंपॉर्टेंट होता है, सेम मैग्नीशियम भी होता है, तो याद रखना जो कॉपर होता है वो नहीं होता। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो दोस्तों जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसका निर्माण अस्थि मज्जा, जैसे कि मैंने अभी बताया, रेड एंड जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है दोनों का बोन मैरो में होता है। इसमें पूछा गया है कि जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है उनका जीवन काल क्या होता है, तो 120 दिन का होता है, 110 दिन से 120 दिन का होता है, याद रखना है आपको। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? तो जो पीलिया होता है उसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, याद रखना है। श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है वो 5 प्रकार की होती हैं, आपको याद रखना है। रक्त में श्वेत रक्त का मुख्य प्रयोजन क्या है, यानी जो श्वेत कण पाए जाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, उनका जो मेन कार्य होता है वो क्या है? तो उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्क रहता है वो रहता है दोस्तों संक्रमण से संघर्ष करना है या फिर संक्रमण से हमारे शरीर की रक्षा करना। संक्रमण यहाँ पे हम लोग जो भी माइक्रो ऑर्गन्स बोलते हैं या फिर कुछ भी बोलते हैं उनसे रक्षा करना। रक्त में सफ़ेद रक्त कण हैं, तो दोस्तों जो सफ़ेद रक्त कण होते हैं वो शरीर को संक्रमण से बचाते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, और देख सकते हैं एनटीपीसी 2016 में भी पूछ लिया गया था। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य, तो फिर से मैंने जैसे बताया अभी थोड़ी देर पहले, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना या फिर रोगों से शरीर की रक्षा करना। शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य, तो अभी जैसे मैंने बताया रोगों के विरुद्ध शरीर का जो है रक्षा करना, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एंटीबॉडी का निर्माण किससे होता है? तो दोस्तों जो एंटीबॉडी का निर्माण होता है वो लिम्फोसाइट से होता है, मेनली लिम्फोसाइट ही जो एंटीबॉडीज के नाम से जानी जाती है। सो यहाँ पे दोस्तों हमने अभी तक 400 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और हम लोग लगभग 850 से 900 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आपने देखा कि मैं थोड़ा सा डिटेल में भी बताता हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए जिससे इसका लाभ उन्हें भी मिले। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।